हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर काजल प्रियदर्शनी, आपकी एडुकेटर और मेंटर। तो एग्जाम और करीब आ गया, एक दिन और करीब, है ना? डर कैसा लग रहा है? लग रहा है। एग्जाम सामने है और पढ़ाई करनी है। कर तो रहे हैं साथ में, बट तेजी से उतनी हो नहीं पा रही है। एमसीक्यूज पता नहीं आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे कमेंट में ना ही कोई एमसीक्यूज का आपका कोई भी अपडेट्स आया है, ना ही बेटा आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आया है कि मैम मैं आंसर राइटिंग कर रही थी, यहाँ दिक्कत हो रहा था, या फिर इस तरह की कोई भी चीजें नहीं आ रही है। इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही है पढ़ाई। बट बेटा एग्जाम है सामने, पढ़नी है ना। क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं? पढ़ाई करो, आंसर राइटिंग करो, एमसीक्यू बनाओ, फिलिंग द ब्लैंक्स, पीवाईक्यूज उठाओ और काम करो। काम नहीं करोगे, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? है ना? तो अब तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। आगे हम लोग जो बात कर रहे थे बेटा, वो इस बारे में बात कर रहे थे कि हम कल क्या पढ़े थे। हमने पढ़ा था कल कि प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है। हम प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर में हम स्टार्टिंग से हम लोगों ने डिजीज, इलनेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इम्यूनाइजेशन बेटा, और फिर प्रतिरक्षा प्रणाली, इन सब चीजों के, वैक्सीन के बारे में थोड़ा बहुत पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। अब बात करेंगे बेटा कि आज क्या होने वाला है ना? तो आज अगर बात करेंगे कि क्या होने वाला है, तो पिछले ही कुछ क्लासों से रिलेटेड चीजें आज हम बात करेंगे। अब पिछले कुछ क्लासों में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया, वायरस कैसे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। हमने पढ़ा है कि किस तरीके से प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करती है। हम आगे क्या पढ़ेंगे? तो हम आगे पढ़ेंगे अब कि प्रतिरक्षा प्रणाली जो एक्टिव, सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली थी, पैसिव, निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली थी, वो जो वर्क कर रही थी वो किस कंडीशन में बेटा कर रही थी? वैक्सीन देने पे आर्टिफिशियल तरीके से प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कर रहे थे? प्रतिरोधक प्रणाली को क्या कर रहे थे बेटा? मजबूत कर रहे थे। मतलब हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहे थे, हम अपने शरीर के सैनिक को मजबूत कर रहे थे। तो यहाँ से अब जो आगे पढ़ेंगे, अब आप बोलोगे मैम आज आप क्या पढ़ाने वाले हो, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन। थोड़ा बहुत वैक्सीन के बारे में, थोड़ा बहुत टीका के बारे में बेटा ऑलरेडी हम लोग पीछे के क्लास में देख चुके थे। लेकिन सिर्फ उतना जानने से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में टीका से सवाल आया है, इनफैक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है। और बेटा रोग मुक्तिकरण, इम्यूनाइजेशन, इनसे भी सवाल आया गया है। तो अब जब पढ़ना है तो अब आगे चलते हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं बेटा। चलो, तो हमारा चैप्टर कौन सा है बेटा? तो हमारा चैप्टर है रोग मुक्तिकरण, या फिर इम्यूनाइजेशन बोलते हैं इसको। और जो दूसरी टॉपिक होगी आज के क्लास में, वो दूसरी टॉपिक होगी बेटा टीका के बारे में, है ना? वो क्या होगी? टीका के बारे में, टीकाकरण के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में और वैक्सीन के बारे में। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। रोग मुक्तिकरण या फिर इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन बेटा क्या होता है? तो इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी व्यक्ति या पूरे समुदाय को किसी खास बीमारी से अस्थायी रूप से सुरक्षित बनाया जाता है, ताकि वो उस बीमारी से ग्रसित ना हो। अब ये बात आपको समझ में आई? चलो मैं समझाती हूँ कि क्या मतलब। रोग, मुक्ति और करण, तीन तरह की, इसको अगर हम तोड़ेंगे बेटा तो आएगा रोग, मुक्ति और करण। अब अगर बात करेंगे बेटा तो आपको समझ में आएगा, रोग मतलब बीमारी की बात हो रही है, मुक्ति मतलब बीमारी से छुटकारा देने की बात हो रही है, और करण की मतलब कि वो प्रक्रिया, वो कार्य, वो तरीका जिससे रोग मुक्ति मिल सके। रोग मुक्ति का, करण का मतलब सिर्फ इतना हुआ बेटा। हिंदी की अपनी खूबसूरती है बच्चा, हिंदी की अपनी खूबसूरती है। अब अगर मैं बात करूं आपको, तो आप देखो,
देखो, सिर्फ एक शब्द ने सारी बात कह दी। अगर इम्यूनाइजेशन की बात करें तो आपको इसमें क्या दिख रहा है? ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इम्यूनाइजेशन, हाँ मतलब आपको समझने की जरूरत है, इम्यून सिस्टम को जो मजबूत करता है, इस तरह की कोई चीजें हैं। बट हिंदी में देखो कितना प्यारा सा बात है कि जो रोग के मुक्ति के लिए जो कार्य होती है वो रोग मुक्तिकरण कहलाती है बेटा, है ना। अब रोग मुक्तिकरण क्या है? तो वो एक ऐसी प्रक्रिया है, वो एक ऐसा कार्य है, कैसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यक्ति को रोग से मुक्ति करने के लिए, रोग से छुटकारा दिलाने के लिए या किसी खास बीमारी से अस्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए बनाया जाता है, ताकि वो उस बीमारी से ग्रसित ना ताकि वो उस बीमारी से ग्रसित ना हो। अब यह क्या बात है? ये किसी एक व्यक्ति में हो सकता है, ये समुदाय में हो सकता है। समुदाय का मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब बहुत सारे लोग, एक एरिया, एक जगह, ठीक है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, साथ मिलकर रह रहे हैं। तो क्या हुआ कि या तो समुदाय, या तो कोई खास व्यक्ति, या तो कोई खास एज का, एक खास उम्र का व्यक्ति में रोग के मुक्तिकरण के लिए, रोग से अस्थायी रूप से छुटकारा दिलाने के लिए जो आप प्रक्रिया कर रहे हो, रोग मुक्तिकरण प्रक्रिया कहलाती है। अब बेटा क्या है, कि यह मुख्य रूप से टीकाकरण के माध्यम से किया जाता है। अब जो ये टीकाकरण की बात अगर हम बेटा करेंगे तो टीकाकरण के माध्यम से, अब आप सब जानते हो कि टीकाकरण क्या होता है, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। अब जब हमने पिछले क्लास में बेटा पढ़े थे, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि मैम प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमें टीका देने की जरूरत होती है। हमें आर्टिफिशियल रूप से आप क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करते हो। तो यही बात तो हम आज भी करते हैं बेटा, कि टीकाकरण के रूप से क्या हो जाएगा, हमारा टीकाकरण देने से हमारे शरीर में वो प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी बेटा, वो प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी जो बीमारी से लड़ने में मदद करती है। ठीक है, जो बीमारी से लड़ने में क्या करेगी बेटा, मदद करेगी, है ना। तो भविष्य में कोई भी उस तरह की बीमारी जिसका टीका पड़ा है, जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली जिस चीज के लिए मजबूत की गई है बेटा, वो जो रोग है, वो जो बीमारी है, वो तुम्हारे भविष्य में नहीं होगा। टीकाकरण का यही मतलब है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बेटा लेते हैं कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस देश में आया था तो बहुत लोग इससे ग्रसित हुए थे। उसके बाद हमारे सरकार ने एक टीका लाया था। उस टीकाकरण के बाद हम लोगों के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने वाली जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो सैनिक है, वो क्या हो गया, डेवलप हो गया बेटा। अब जब वो डेवलप हो गया, वो सैनिक हमें लड़ने के लिए डेवलप हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब कोरोना वायरस आएगा तो हमारे पास क्या होगा, सैनिक तैयार होगा, है ना। क्या चीज करने के लिए बेटा, लड़ाई करने के लिए, किससे, कोरोना वायरस से। तो अब बात समझ आ रही है मेरी, अब बात समझ आ रही है कि क्या होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली को उस वायरस के लिए, उस बैक्टीरिया के लिए हम डेवलप करते हैं, हम इम्यून करते हैं, हम टीका देते हैं, ताकि भविष्य में फिर से वो बीमारी वापस ना आए। बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वैक्सीन को लेके नेक्स्ट टॉपिक बेटा, वैक्सीन। देखो ये क्या है, अगर ये पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगी, ये पूरा एकदम शील्ड लेके खड़ा है ना, शील्ड लेके बेटा खड़ा है, कैप्टन अमेरिका, है ना, कैप्टन अमेरिका। तो ये शील्ड लेके खड़ा है, तो क्या मतलब है, मतलब वैक्सीन देने से, हर डायग्राम कुछ ना कुछ कहती है बेटा, वैक्सीन देने से क्या होगा, हमारे सैनिक प्रतिरक्षा प्रणाली में तैयार हो जाते हैं, है ना, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। आओ मैं देख लू, चलो फिर थोड़ा सा परिभाषा के साथ शुरू करते हैं बेटा। टीका या वैक्सीन टीका या वैक्सीन एक ऐसी दवा होती है जिसमें एक कमजोर, निष्क्रिय या अलग तरह का रोगजनक भाग दिया जाता है, ताकि शरीर में ताकि ताकि शरीर में क्या होगा,
बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। यह शरीर को सिखाता है कि उस बीमारी को कैसे लड़ना है जिसमें भविष्य में संक्रमण बचाना है। अब उससे क्या समझ आ रही है? अभी जब पिछले क्लास में आप लोग कुछ नहीं करना है, पिछले वाले क्लास में आपको पिछले वाले क्लास में फिर से वापस जाना है अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो। वहां पे मैंने टीका के प्रकार बताए जीवित टीका, है ना, मृत, टॉक्सॉइड, सब यूनिट, 5 तरह के mRNA, 5 तरह के टीका के प्रकार बताए हैं। तो टीका में क्या होता है, वो जो प्रकार हमने बताया, या तो रोगजनक को थोड़े से जीवित वाले जो है उनको रोगजनक है, उनको थोड़ा सा उनका कमजोर करके शरीर में वैक्सीन के रूप में रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ताकि वो क्या करेंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेंगे, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। ठीक है। या फिर बेटा मृत वाले को फिर डाला जाता है। ये क्या होते हैं, ये मैंने बोला था आपको कि ये मृत है, ये मृत है तो क्या करते हैं, ये उतने हानिकारक नहीं होते हैं। फिर ये भी क्या करेंगे, ये भी बेटा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। mRNA था, टॉक्सॉइड था, है ना बेटा, जिसमें टॉक्सिक्स जो भी होते हैं, जैसे एंटीवेनम जिसका एग्जाम्पल था बेटा, है ना। तो पीछे वाली क्लास में जाना है, थोड़ा बहुत देखना है, सारा जो कंटेंट होता है बेटा, या सारी जो तुम्हारी पढ़ाई होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जोड़ के पढ़ोगे, पढ़ते चलोगे एक क्रमबद्ध में, एक श्रृंखला के तरीके से, तो सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। जहां से बीच में तुम्हारा लय टूटा वहां से चीजें नहीं समझ, आज पार्टी है, आज नहीं पढ़ूंगा, है ना, तो ऐसे करोगे तो नहीं हो। आपको थोड़ा सा समय निकालते रहना होगा। तो यहाँ पे जो देखो परिभाषा में क्या लिखा है बेटा, परिभाषा में इतनी सी बात लिखी है कि वैक्सीन एक ऐसी दवा है जिसमें कमजोर, निष्क्रिय या अलग तरह का रोगजनक भाग दिया जाता है। मतलब क्या, मेजबान के शरीर में, होस्ट के शरीर में वो डाला जाता है ताकि शरीर में उस बीमारी के खिलाफ क्या हो, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो। ठीक है। तुमने वैक्सीन के रूप में वो मेजबान के शरीर में डाल दिए। अब क्या होगा, प्रतिरोधक क्षमता उसमें बढ़ेगा, ताकि क्या होगा, अब जैसे एक और लाइन बताया गया था आपको कि एंटीबॉडी डेवलप होगा। एंटीबॉडी बेटा डेवलप होगा तो एंटीबॉडी मेमोरी सेल्स है, मेमोरी सेल्स याद रखती है। जैसे तुम लोग अपने पास तो याद रखते हो ना, वैसे ही मेमोरी सेल जो है बेटा एंटीबॉडी के वो याद रखती है कि ओ ये वाला वायरस, ओ इससे तो लड़ाई किए थे हम, इसके लड़ाई मैंने ऐसे जीती थी। फिर मेमोरी सेल क्या करेगा, एंटीबॉडी क्या करेगा, उसे नेक्स्ट टाइम में उसका प्रतिरोध करने के लिए वो सक्षम होगा। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई? टीका का परिभाषा समझ आया? टीका के प्रकार मैं ऐसे बताई हूँ लेकिन पढ़ाया मैंने पिछले क्लास में है बेटा। अगर जाओगे आप क्लास में, पिछले वाले क्लास में देखोगे तो आपको वहां मिलेगा जरूर। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट देखते क्या है, हम लोग क्या बात कर रहे थे, वैक्सीन लगाने की जो प्रमुख विधियां। अब उस विधिया में 2 तरह की विधि आती है बेटा, या तो तुम सुई के द्वारा दोगे, है ना, सुई के द्वारा वैक्सीन क्या करोगे, शरीर में पहुंचाओगे। या फिर दूसरी जो होगी बेटा वो क्या होगी, मुख के द्वारा, मुंह के द्वारा, है ना। तो सुई के द्वारा तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, वैक्सीन अभी तुरंत पड़ी है तुम्हें, किसी ने 2 डोज लिया है, किसी ने बूस्टर डोज के साथ 3 डोज लिया है बेटा। अब मुख के द्वारा भी पोलियो डोज तो लिए हो तुम लोग, है ना। तो कुछ 2 ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा वैक्सीन जो है बेटा, टीका जो है बेटा, वो शरीर में भेजा जाता है ताकि वो क्या करेगा, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। अब जो प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है बेटा, तो हम देखेंगे कि जो पहला जो जरिया है बेटा, वो कौन सा है, सुई के द्वारा, या फिर ओरल में पहला जो है सुई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा। अब जो इंजेक्शन ये बेटा पड़ेगा, वो इंजेक्शन मांसपेशियों में पड़ेगा, इंट्रामस्क्यूलर, IM, इंट्रामस्क्यूलर मांसपेशियों में टीका पड़ती है। अब इस लाइन को क्या करोगे, लाइन को ऐसे करो अंडरलाइन, और यहाँ पे लगाओ डबल स्टार।
याद रखने के लिए बेटा ये याद रखना है कि टीका मांसपेशियों में पड़ती है। टीका बेटा आईवी नहीं पड़ता, ध्यान लो, से सुन लो, गांठ बांध लो, टीका आईवी नहीं दे रहे हैं हम, टीका को हम आईएम देंगे, मांसपेशियों में ही देंगे। ठीक है, अब तुम लोग इन पे समझदार तो हो ही, है ना? कि आप तुरंत से एकदम एग्जाम्पल बता दोगे, तुरंत एकदम एग्जाम्पल बता दोगे। इंजेक्शन और सुई से पड़ने वाली टीका कौन कौन सी है? इंजेक्शन और सुई से टीका पड़ने वाली बेटा आगे तो हम पढ़ेंगे, अभी के लिए याद कर लेते हैं। बीसीजी पड़ता है बेटा, बीसीजी पड़ता है, सबको लाभ होंगे जिन्होंने लिया भी होगा। ठीक है, वो कोरोना का पढ़ा तुम्हें, है ना? कोरोना के वैक्सीन पढ़े। आगे आगे एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, अभी देखेंगे। दूसरा जो है, दूसरा है ओरल टीकाकरण, मुख के द्वारा, मुख के द्वारा मतलब मुंह में, जो मुंह में ऐसे पोलियो के रूप, पोलियो का जो टीकाकरण होता है, ऐसे 2 बूंद जिंदगी की, है ना, उस तरीके से। अब यहाँ देखो बेटा, ये जो पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है? आईएम पढ़ रहा है, आईएम मस्कुलर, मांसपेशियों में टीका पड़ रहा है बेटा। यहाँ पे होता है डेल्टोइड मसल, ट्रायंगुलर रूप में होता है बेटा। यहाँ होता है क्या? यहाँ होता है डेल्टोइड मसल, है ना, ट्रायंगुलर रूप में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आईएम देते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या पड़ रहा है, यहाँ टीका पड़ रहा है। उसके बाद ये देखो, ये क्या है, ये जो टीका, इसको देने के तरीके हैं, जो विधियां हैं, जिस तरीके से दिया जा रहा है, वो कौन सा तरीका है? मुख में या मुख के द्वारा, है ना, मुख के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, तो हमें अब पता चला कि कौन सी दो विधियां हैं। एक, या तो हम इंजेक्शन दे सकते हैं, दूसरा या तो हम उसे मुख के द्वारा दे सकते हैं। अब बेटा आगे जो है कि मुख्य से दी जाने वाली दो वैक्सीन कौन कौन सी है? तो पहली जो वैक्सीन है बेटा, वो है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन मतलब, ओरल मतलब मुंह के द्वारा, पोलियो की वैक्सीन, पोलियो की जो टीका दी जाती है, वो ओरल पोलियो, ओपीवी कहलाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। इस वैक्सीन से मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब लोग परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि हमारे जो अमिताभ सर हैं, वो बहुत राष्ट्रीय रूप में, राष्ट्रीय स्तर पे जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने बहुत ऐड करा है पोलियो, है ना? आप लोग सब इस चीज से अवगत होंगे कि आप क्या, आशा वाली जो आंटियां हैं या फिर नर्सेस हैं, वो क्या करती हैं, क्या करती है बेटा, या अभी आप लोग पढ़ के पास करोगे तो एक हमारे समाज में आने वाले फ्यूचर के बच्चों में बीमारी ना हो पोलियो के लिए, इसके लिए पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। हम पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, एक बॉक्स होता है ना, 3 का वाली बॉक्स होती है, कोल्ड चेन वाली बॉक्स होती है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, टीका को रखते हैं। ब्लू कलर की बॉक्स, मैंने फोटो भी दिखाई थी आपको, वो बॉक्स होती है जिसमें वो ऐसे टांग के आंटी या फिर नर्सेज सिस्टर लेके आती हैं और फिर पूछती है, 5 साल का बच्चा है घर में, फिर आप बोलते हो हाँ है, तो फिर वो उसको 2 बूंद जिंदगी की वाली 2 बूंद खिलाती है। वो पोलियो वैक्सीन है ना, वो पोलियो वैक्सीन। दूसरा जो वैक्सीन है बेटा, वो दूसरा वैक्सीन है ओटीवी। पहला वैक्सीन क्या है? ओपीवी, पोलियो वैक्सीन। दूसरा है ओटीवी, टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड वैक्सीन, यह वैक्सीन क्या करेगा? टाइफाइड के फीवर से बचाता है, टाइफाइड के फीवर से बचाता है। इस वैक्सीन अधिकतर जो है वो आईएम दिए जाते हैं, मांसपेशियों में दिए जाते हैं, है ना? देखो यहाँ पे तीनों की व्यवस्था कर रखी है आप लोगों के लिए, है ना? देखो, पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन, टाइफाइड वैक्सीन यहाँ अभी ओरल के रूप में भी है ना, सॉरी, पोलियो वैक्सीन का ओरल के रूप में बेटा ओपीवी है, ओरल के रूप में है। टाइफाइड है बेटा, ओटीवी है ना? और तीसरा ये वाह, नाइट मेयर्स, 20s वाले के, है ना, नाइट मेयर्स मतलब
कोरोना वाला क्या लिए थे हम लोग तब बेटा? IM लिए थे, इंट्रामस्कुलर है ना। देखो ओरल वाला और इंट्रामस्कुलर वाला का एग्जांपल पोलियो वैक्सीन, OPV। ये कौन है? टाइफाइड वैक्सीन बेटा, OTV। और ये है हमारा कोरोना वैक्सीन के लिए, कोरोना वाले वैक्सीन के लिए, कोविड-19 के लिए वैक्सीन कोवैक्सीन जो बेटा आया था वो क्या पड़ा था? इंट्रामस्क्यूलर पड़ा था। इंट्रामस्क्यूलर मतलब IM मांसपेशियों में पड़ा था। तो आगे देखते हैं बेटा। चल, टीकाकरण के समय कौन सी सावधानी रखनी है ना? कौन कौन सी सावधानी रखनी है? ठीक है, आपको पता है, आप ही कल के फ्यूचर हो, आप ही कल के भविष्य हो, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप टीका दोगे तो सावधानी क्या बरतनी है ना। चलो देखते हैं क्या सावधानी बरतनी है हमें। पहली जो है बेटा कि वैक्सीन की मात्रा एकदम सही होनी चाहिए। वैक्सीन की मात्रा सही होनी चाहिए। ये मतलब इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन पूरा एकदम एक डब्बा भरे लो लगा दिया है ना, फिर बड़ा फिर लगा दिया। अरे ये तो मेरा अपना भाई है, मतलब इसके शरीर में अधिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, अधिक इम्यूनाइजेशन बढ़ाने के लिए इसे एक सुई नहीं दूंगी, इसे 5-5 सुई दूंगी है ना, 5-5 टीका दूंगी। नहीं बेटा, वो हानिकारक। एक सही डोज, एक सही डोज जो तुम दोगे, एक सही मात्रा जो टीका लगेगी वही काम करेगी है ना। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कैसे ले सकते हैं? सही डोज में सही मात्रा में खाना खाते हो तो अच्छा लगता है, शरीर में वृद्धि होती है। अगर मात्रा बहुत बढ़ा के खाते हो और एकदम खाओ, खाए जाओ तो मजबूत हो जाओगे, तो ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है। या फिर अगर अक्यूट तुरंत की बात करें तो वॉमिट हो सकता है ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। सेम चीज यहाँ भी होगा। तो सही मात्रा में वैक्सीन यूज करना है, वैक्सीन सही मात्रा में लेनी है, सबसे पहली सावधानी बेटा यही। दूसरी क्या है बेटा कि टीका जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। अभी जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि चलो ये मेरे फैमिली वाले हैं, इसको 2-3 टीका लगा दो, चलो ये मेरा बच्चा है, इसको 2-3 टीका लगा दो, कभी बीमारी नहीं होगा, नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी है ना। उचित डोज का ध्यान रखें। अब कुछ कुछ वैक्सीन के डोज यहाँ पे, कुछ वैक्सीन के डोज बेटा लिखे गए हैं। BCG, BCG नवजात शिशु को 0.05 ml, नवजात, यहाँ स्टार पॉइंट लगाओ, MCQ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 0.05 ml नवजात शिशु को बेटा। और बड़े बच्चे में 0.1 ml, 0.1 ml। सब MCQ का सवाल है बेटा, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। BCG का डोज क्या है? नवजात शिशु में BCG का जो डोज है बेटा वो है 0.05। ओके, बड़े बच्चों में 0.01 ml। ओके, 0.1 ml, सॉरी 0.1 ml। यहाँ 0.5 है, यहाँ बेटा 0.5 है ना, सॉरी, चलो यहाँ क्या है 0.5 है और यहाँ 0.1। TPT या फिर TB की जो वैक्सीन लगती है बेटा, उसकी जो डोज है, उसकी जो डोज है बेटा वो है 0.5 ml, 0.5 ml। खसरा, खसरा की जो बेटा डोज लगती है उसकी जो डोज है वो है 0.5 ml। ठीक है, 0.5 ml। टाइफाइड की जो डोज है बेटा वो भी है 0.5 ml। तो आपको समझ आ रहा है? आपको सिर्फ BCG वाले में बेटा याद करने के तरीके से देख लो, बस BCG वालों में बड़े बच्चों का 0.1 ml की बात हो रही है, बाकी क्या है 0.5 ml ही है। सिर्फ आपको क्या करना है, BCG का डोज अलग याद करना है।
सिर्फ आपको बेटा बीसीजी का डोज अलग याद करना है ना, फिर बीसीजी का डोज अलग याद करना है, हो जाएगा। बीसीजी का कितना है 0.05 है, बाकी कितने हैं 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml। एक शून्य की बात तुम क्या जानो, है ना, ये तो हम जानते हैं, वही वाली बात। ठीक है, चलिए इससे थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा क्या है। वाह, इस टेबल पे बेटा एक काम करो, टेबल को 5 स्टार दे दो। देखो 5 स्टार टेबल है, 5 स्टार ट्रीटमेंट देनी। 5 स्टार ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि इस टेबल को याद होना चाहिए, इस टेबल को आप रट जाओ कि कब कौन से मंथ में कौन सा टीका दिया जाता है। ठीक है, जन्म के टाइम में कौन सा टीका दिया जाएगा, 2 मंथ पे कौन सा टीका दिया जाएगा, 4 मंथ पे कौन सा टीका दिया जाएगा, 6 मंथ पे कौन सा टीका दिया जाएगा, 12 मंथ पे कौन से टीके दिए जाएंगे, 15 पे कौन सा और 18 पे कौन सा। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ रही है कुछ? वेरी गुड, समझ तो आती है तुम लोग को, यहाँ बीसीजी बेटा छुपा हुआ है। अब इस टेबल को आपको याद रखना है। मान लो बर्थ के टाइम पे तुम्हें हेपेटाइटिस बी, आरएसबी, बीसीजी ये सारे टीके देने हैं बेटा। 2 मंथ पे हेपेटाइटिस बी, आरबी, डिप्थेरिया, पीसीबी, आईपीवी के टीके देने हैं। 4 मंथ पे आरबी, डिप्थेरिया, पीसीबी, आईपीवी के टीके देने हैं। इस तरीके से बेटा आपको थोड़ा बहुत और भी इसमें एड ऑन है। ठीक है, एड ऑन है, हेपेटाइटिस ए का टीका 18वां महीना पे पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप इस मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो तो आपको इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। एज अ मदरहुड भी, एज अ मदर भी आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अब जो लड़के खुश हो रहे हैं कि मुझे ये टेबल नहीं याद करना, तो बेटे याद तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ मदरहुड तो होता नहीं, फादरहुड भी है नहीं, वो बात की बात है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ के टाइम पे कौन से टीके लगते हैं, एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग। 18 महीने पे कौन सा टीका लगता है, कैसे भी सवाल इधर से उधर किए जा सकते। अब जो है बेटा नेक्स्ट है कि सही स्थान पे, अब की चीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि कौन सी सावधानियां बरतनी है ना बेटा, कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो सही स्थान पे और सही समय पे टीका लगाना है। अब मान लो बर्थ के टाइम पे जो टीका लगना था वो तुम टीका लगा रहे हो कब, 4th मंथ में, तो सही टाइम होना चाहिए। उसके लिए सही टेबल याद करनी है तुम्हें, है ना, तो सही टाइम पे सही टीका लगाना, सही जगह पे लगाना। ऐसा नहीं है कि इंट्रा मस्कुलर बेटा मांसपेशियों में यहाँ देना है, डेल्टोइड मसल के पास, तुम यहाँ दे दो, है ना। सही टाइम पे सही जगह पे सही स्थान पे सही टीका लगाना है, सब कुछ सही सही करना है ना। चलो इसी तरीके से एकदम एग्जाम में सही सही करके आना है। चलो टीका हमेशा उसी जगह लगानी है, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि सही साइट होना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए, है ना, और सही तकनीक से देना चाहिए। अब बेटा मांसपेशियों में इंजेक्शन देने के तकनीक होते हैं, है ना, कितने डिग्री पे रखना है इंजेक्शन को। अब इंजेक्शन देनी है ऐसे, तुम दे रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो तकनीक सही होना चाहिए। थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग। थोड़ा और पीछे, बेटा अगर आईएम की बात करें तो ये जो भी सिस्टर या ब्रदर जिन्होंने भी ये पकड़ा है इंजेक्शन, आपको दिख रहा होगा कि एक टेक्निक से पकड़ा है इन्होंने, एक डिग्री पे पकड़ा है इन्होंने, एक सही लाइन पे, एक सही एंगल पे पकड़ा है इन्होंने, है ना, एक सही एंगल पे पकड़ा है इन्होंने। तो बस यही तो कहलाती है टेक्निकल चीज, तकनीक, जो तुम्हें गलती नहीं करनी है। अब यहाँ इस साइड पे देना था, ये 90 डिग्री पे ऐसे ना रख के फिर यहाँ 45 पे ऐसे दे रहे होते, है ना,
तो ये चीजें बेटा नहीं करनी है, इन सब चीजों से बचनी है। नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट जो है वह टीका हमेशा उचित सॉरी केवल स्वस्थ व्यक्ति को टीका देना है। मतलब कि अगर तबियत खराब है, अगर बच्चा बीमार है या व्यक्ति बीमार है तो उस वक्त टीकाकरण नहीं करानी है। टीका वाली जगह को खुजलाए नहीं नोचे। जब पहली बार कोरोना वायरस वाली टीका पड़ी थी बेटा, जब पहली बार कोरोना वायरस वाली टीका पड़ी थी तो बहुत लोगों को फीवर आ गया, है ना, बहुत लोगों को इरिटेशन हो रहा था, इचिंग हो रही। तो टीकाकरण के बाद अगर इचिंग हो रही है या खुजला रहा है या किसी तरह की तकलीफ हो रही है तो ऐसा नहीं एकदम भर भर के वहां पे खुजला रहे, तो इन सब चीजों से बेटा बचनी है। और आप अगर दे रहे हो किसी भी मेजबान को, किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को टीका लगा रहे हो तो उन्हें समझाना है कि ये नहीं करना है, खुजलाइए मत, नोचिए मत, है ना, ये सारी चीजें करनी है बेटा। अब आते हैं बेटा बुखार, खांसी, जुकाम या त्वचा रोग में टीका नहीं लगानी। अभी बात हुई थी कि किसी स्वस्थ व्यक्ति में ही टीका लगाना है, जिनकी तबियत खराब है उसमें टीका नहीं लगाना है बेटा। बेटा फिर आता है तुम्हारा गंभीर बीमारियों में सावधानी रखना है, गंभीर बीमारियों से सावधानी रखना। तो 9th पॉइंट बेटा वो है टीका लगाते समय एंटीसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करना है। एंटीसेप्टिक टेक्निक क्या होता है बेटा? जब भी कोई आपको इंजेक्शन दिया होगा, आपने देखा होगा वो कॉटन में सैनिटाइजर जैसा कुछ लेता है, पहले साफ करता है फिर देता है, ठीक है ना। तो क्या करता है वहां डिसइंफेक्शन करता है, डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया करता है, एंटीसेप्टिक का उपयोग करता है ना, ताकि वहां की जो बैक्टीरिया या वायरस या किसी तरह का सूक्ष्म जीव जो वहां पे प्रेजेंट होगा वो हमारे मॉस्क्यूलर में अंदर ना चले जाए और वो और भी कोई दूसरी बीमारियां क्रिएट ना करे, इसलिए एंटीसेप्टिक टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो 10वां पॉइंट है बेटा वो एक ही स्थान पर दो वैक्सीन नहीं लगाना है, यानी एकदम ऐसे, ये पहला टीका दूसरा टीका ये नहीं करनी है। एक ही स्थान पे टीका लगाए नहीं जाना है ना। ध्यान रखना है इस बात को कि या तो तुम दोनों बाहों का यूज करो, दोनों डेल्टॉइड मसल का यूज करो, है ना, दोनों बाहों का उपयोग करो, या फिर एक बाह और एक टांग पे तुम पीटी का लगा सकते हो, जो थाई पे टीका लगता है ना बेटा वो लगा सकते हो। सबसे मेन पॉइंट बेटा, तो मैं तब भी बताई थी आप लोगों को और अब भी कह रही हूँ, वैक्सीन इंट्रावेनस नहीं लगाना चाहिए, वैक्सीन इंट्रावेनस नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये सोच रहे होंगे कि इतना देर से टीका, तो टीका को परिभाषित करें और टीका में लगाते वक्त की गई सावधानियों का वर्णन करें, ऐसे बेटा सवाल आता है। टीका का हमने परिभाषा देख लिया है, टीका को लगाने वक्त कौन सी सावधानी चाहिए बेटा वो हम क्या करेंगे वो भी हम देख चुके हैं और वो सावधानी को भी हम समझ चुके हैं। अब आगे तुम्हें लिखना है ना, तुम बनाओगे आंसर। अब आता है बेटा रोग मुक्तिकरण में आपदाएं क्या है। आपदाएं का मतलब ये नहीं हो गया यहाँ पे कि आपदाएं का मतलब तुम सोचो आपदा का मतलब क्या होता है, ओ भाई मतलब सुखाड़ आने वाला है, बारिश होने वाली है, सुखाड़ और बारिश की बात नहीं है। यहाँ बात करेंगे बेटा कि जब इम्यूनाइजेशन करते हैं, जब टीकाकरण करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या चीज हो सकती है, इसके बारे में बेटा पढ़िए। तो टीकाकरण में क्या है, यदि टीका सही तरीके से नहीं लगाया गया तो संक्रमण का खतरा बेटा बढ़ जाएगा, है ना। और कमजोर व्यक्तियों में टीका लगाने से अचानक बुखार हो जाता है। अभी इस एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ रहे थे कोरोना वायरस लगाने से बुखार हुआ था बहुत सारे लोगों को, है ना। चलो वैक्सीन उपयोग की आपदाएं क्या है बेटा, कुछ दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है, जैसे एनाफिलैक्सिस हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, किसी को किसी भी दवाई से एलर्जी होता है, किसी को किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी होता है, वैसे किसी को अगर किसी टीका से एलर्जी है तो ये हो सकता है ना। दूसरा बेटा तेज बुखार या न्यूरोलॉजिकल असर, गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है, बहुत कम होती है बट हो सकती है।
फिर आते हैं बेटा टीका लगाने के बाद क्या होगा। टीका लगाने के बाद क्या होगी, आमतौर पे हल्के साइड इफेक्ट्स आते हैं। आमतौर पे अगर बच्चे को दे रहे हो, माँ पूरा 2 दिन बाद एकदम रोते हुए आएगी, ओहो देखिए मैम क्या हो गया है ना। या फिर तुम लोग के पास आएगी, देखिए सिस्टर क्या हो रहा है, ये दर्द से करा रहा है, इसको बुखार हो रहा है, ये रो रहा है, ये चुप ही नहीं हो रहा है। तो घबराना नहीं है, ये आम साइड इफेक्ट्स हैं जो टीका लगाने के बाद होता है। ठीक है, जो टीका लगाने के बाद होता है साइड इफेक्ट्स है, जैसे दर्द होगा, सूजन होगा, थकान महसूस होगा। हमने भी कोरोना वायरस लिया था का टीका जब लिए थे बेटा, तो हम लोगों में से भी बहुत से लोग थकान से एकदम लग रहा था 2 दिन तक उठ नहीं पा रहे, फीवर हो रहा है ना। तो ये साइड इफेक्ट्स है, परेशान नहीं हो। ठीक है, चलो अगर गंभीर लक्षण दिखे, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा बुखार हो गया है, बहुत ज्यादा वीकनेस गिर जा रहे हैं, इस तरह का बहुत गंभीर लक्षण दिखे तो डॉक्टर के पास जाओ। नहीं तो थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, इस बात को समझिए। ठीक है, और समझाइए। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, अगर सावधानी की बात करें तो सावधानी क्या बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है, सभी टीके की खुराक समय पर लेना है और डॉक्टर की सलाह लेकर लेना है। मतलब खुद से कोई काम मत करो, डॉक्टर का सलाह लो और क्या करो, सभी खुराक को टाइम पे लो। टाइम अभी जस्ट स्कूल पे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, बर्थ टाइम क्या है, 2 मंथ पे क्या है, 4 मंथ पे क्या है। तो सही टाइम पे डॉक्टर की सलाह से सही टीका, सही जगह पे, सही तकनीक से सही टीका लेनी है। सब कुछ सही सही करना है। चलो टीकाकरण के बाद व्यक्ति को कुछ समय निगरानी में रखना है। हाँ, ये पॉइंट तुम लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर जब बेटा टीका लगा रहे हो तो तुम सही टीका दिए हो, बट वो व्यक्ति हो सकता है कि उसका एलर्जी है ना, हो सकता है ना। तो इसलिए क्या करना है, टीका मस्त लगा दे रहे, तो कह रहे कुछ देर बैठिए। ठीक है, अब वो कुछ देर बैठेगा, फिर अगर उसको एलर्जी होनी होगी या कुछ भी ऐसा तकलीफ होगा, तो वहीं पे डॉक्टर से उन्हें दिखा सकते हो, वहीं पे बात कर सकते हो और वहीं पे केस संभाल सकते हो। केस बिगड़ने नहीं देना है कभी भी। मेडिकल लाइन में ये बात याद रखो बेटा, तुम समय दे दो। एक पेशेंट पे तुम घंटा दे सकते हो, तुम 1 घंटा दो आराम से, सही समय पे सही तरीके से सारी चीज करो। कभी भी केस नहीं बिगड़ना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। समय महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ महत्वपूर्ण पेशेंट है। और यहाँ महत्वपूर्ण पेशेंट की जो केस है, जो भी बीमारी है, या टीकाकरण कर रहे हो या कभी भी कुछ भी कर रहे हो, यहाँ सबसे जरूरी वो है। तो है ना, ऐसे हम लोग कहते हैं ना समय बहुत मूल्यवान है। लेकिन अगर समय और अगर पेशेंट में से मूल्यवान की बात करें तो समय गया भाई, कड़ू तेल लेने बेटा, पेशेंट मूल्यवान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा, समुदाय में रोगमुक्तीकरण कैसे होगी, इम्यूनाइजेशन इन कम्युनिटी। अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे बेटा, वो बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल पर्सन को लेके बात कर रहे थे, एक बच्चे को लेके बात कर रहे थे कि अच्छा एक बच्चा को हम लेके जा रहे हैं, टीकाकरण करा रहे हैं, ऐसे रोग मुक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अब बेटा हम कम्युनिटी की बात करें, मतलब कि कोई ऐसा रोग हो रहा है जो पूरे चारों तरफ फैला हो, जैसे पोलियो ही मान लो, हैजा ही मान लो, टाइफाइड ही मान लो, कोरोना वायरस ही मान लो, है ना। तो वो एक समुदाय में हो रहा था, एक कम्युनिटी में वो चीजें हो रही। जब वो समुदाय में और कम्युनिटी में वो चीजें हो रही थी बेटा, तो क्या था, उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। समुदाय में रोग मुक्तिकरण का अर्थ है कि पूरे समाज में या पूरे समुदाय को ऐसी प्रक्रिया से सुरक्षित किया जाए जिससे वो संक्रामक बीमारियों से मुक्त हो जाए और उनका जोखिम। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रोग मुक्तिकरण समुदाय का मतलब ये हो गया कि पूरे समुदाय में, पूरे कम्युनिटी में, पूरे समाज में एक ऐसी प्रक्रिया डेवलप की जाए, जो एक ऐसी प्रक्रिया से सुरक्षित की जाए जिससे पूरा समाज बीमारी से बच जाए, पूरा समुदाय बीमारी से बच जाए।
यही कहलाता है रोग मुक्तिकरण इन समुदाय। ठीक है, यह टीकाकरण स्वच्छता या जागरूकता जैसे उपायों से हो सकता है। या तो हम स्वच्छ भारत जैसे अभियान के द्वारा लोगों को स्वच्छता से रहने का सलाह दे सकते। अगर स्वच्छ रहेंगे, हाइजीन मेंटेन रहेगा, बीमार नहीं पड़े, है ना। तो वो बीमारी से हमने क्या किया, पूरे समुदाय को बचाया, हमने पूरे समाज को बचाया। दूसरा बेटा जागरूकता, यस ऑफ कोर्स, बता के समझा के। मान लो कि तुम आज टीकाकरण के बारे में पढ़ी, तुम्हें ये पता चल गया कि बीसीजी की टीका तब लगती है, हेपेटाइटिस बी की टीका तब लगती है, 18 महीने में हेपेटाइटिस ए की टीका लगती है। वेरी गुड। या फिर तुम्हें ये भी पता चल गया कि अच्छा टीकाकरण करने से क्या होगा, हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाएगा। तो ये जागरूक कौन बनाएगा, तुम जैसे पढ़े लिखे लोग, तुम जैसे जानकार लोग जो ये जानते हैं कि क्या करेंगे जिससे उसकी अच्छा रिजल्ट आएगी, है ना। तो तुम जैसे जो जागरूक लोग होंगे, वो जाके किसी को भी अपने समाज में, समुदाय में समझाओगे। आसपास में अगर कोई बच्चा है तो उन्हें टीका लेने के लिए बोलोगे, है ना। तो इस तरह स्वच्छ रहने के लिए बोलो। अगर कोई, तुम शहर में रह रहे हो, 4 मंजिले से कचरा फेंक रहा है, रोड पे कचरा पूरा फैला हुआ है, तुम जाओ, एक ही बार चलना पड़ेगा, है ना। ये भी बात कर, 4 मंजिले पे जाओ, उनको समझाओ। वो तुम्हें हो सकता है कि रिएक्ट अच्छा ना करे, उन्हें खराब लगे, पर शायद नेक्स्ट टाइम वो फेंकने से पहले, कचरा फेंकने से पहले एक बार सोचेंगे, क्या पता दोबारा आगे डूब गया तो। चलो इसी बहाने सही, कचरा तो नहीं जाएगा। यही चीज समझानी। तुम और भी समझदार हो, तुम्हें पता है कि कौन सी बीमारी किससे होती है, तुम उन्हें बैठ के बताओ। नहीं सुन रहे ना, नहीं सुन रहे, तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, पीछे पीछे चल चल के बताओ, कुछ तो जाएगा, कुछ तो पॉइंट होंगे, है ना। तो जागरूकता फैलानी, इस तरीके से समुदाय में क्या होगी, हमारी रोग मुक्तिकरण की। अब देखो बेटा, समुदाय जो होते हैं वो 2 भाग में बटा होता है। एक होता है बेटा ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण कम्युनिटी। दूसरा होता है बेटा नगरीय समुदाय, नगर में रहने वाले कम्युनिटी, नगरीय समुदाय। ग्राम में, गांव में रहने वाली समुदाय, ग्रामीय समुदाय। जो लोग गांव में रहते हैं उनकी अपनी एक कम्युनिटी है, उनका अपना रहने का तरीका है, ढंग है। जो नगर में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी, है ना बेटा। तो अब बात करेंगे थोड़ा बहुत ग्रामीण समुदाय। ये जो पिक्चर है बेटा, देख रहे होगे, तुम्हारे गांव में, हमारे गांव में, हम सब के गांव में क्या होता है, एक ऐसा बिल्डिंग दिखता है जिसपे लिखा होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। नगरीय समुदाय में भी होता है बेटा, है ना। लेकिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है बेटा, ये PHC, ये बहुत बड़ा कार्य करती है ग्रामीण समुदाय में। या तो वैक्सीनेशन को लेके हो जाओ, जागरूकता को लेके हो जाओ, गर्भवती महिला का प्रसव वाला चीज को लेके कर लो, या फिर गर्भवती महिला उनकी जो इंजेक्शंस पड़ती है, या फिर थोड़ा बहुत रोग का उपचार होता है ना। ये सारी चीजें PHC में बेटा होती, सारी चीजें PHC में बेटा होती। ठीक है, समझ आया, समझ आया बेटा। देखो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्यम परम धर्म, ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस गांव, जो भी गांव का नाम है, इसको हटाइए। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी गई है। इस पिक्चर को लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक वो था कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है बेटा, जिन्होंने भी लिखा है, जिन्होंने भी लिखा है, देखो कितना प्यारा है, आरोग्यम परम धनम। इस गांव के, ये मध्य प्रदेश के किसी गांव का, जिला धार, 30 गांव, है ना, 30 गांव, जिला धार, मध्य प्रदेश की PHC की एक पिक्चर है बेटा, एक इमेज है जो गूगल पे मिली है मुझे।
में एक बहुत ही प्यारा लाइन था, वो लाइन था आरोग्यम परम धनम। आरोग्यम परम धनम मतलब क्या है? स्वस्थ रहोगे वही तो धन है। स्वास्थ्य ही धन है, आरोग्य ही धन है, रोग मुक्ति ही धन है। धन है, पैसा फिजिकली नहीं, वेल्थ बहुत जरूरी है। कमा तो तभी पाओगे ना, एग्जाम में तो तभी लिख पाओगे ना जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, है ना। तो अगर आरोग्य रहना है, अगर रोग से मुक्ति पाना है, तो आपको चीजों को ध्यान में रखते हुए ही डे टू डे लाइफ जी, ठीक है। तो इनको ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ का भी है, तो मेरी तरफ से ऐसे तो दे नहीं सकती, बट इन्हें 5 स्टार एक डेयरी में, है ना, डेयरी में। चलो प्यारा सा स्माइल के साथ थैंक यू इतनी अच्छी बात बोलने के लिए। बेटा अब जो नेक्स्ट है बेटा, वही ग्रामीण समुदाय की अगर बात की जाए तो यह आमतौर पर कई खंडों में विभाजित होता है। हर खंड में कई छोटी छोटी बस्तियां होती हैं या गांव होता है। इन बस्तियों में एक या उससे अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। मतलब गांव की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेटा गांव में और बस्तियों में एक से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। यहाँ आपको पिक्चर दिख रहा होगा पीएचसी का, बेटा देखो जागरूकता फैलाने के लिए हमारी सिस्टर्स, हमारे डॉक्टर्स सारे काम कर रहे होते हैं। कहाँ बेटा? पीएचसी में। ये शुभ काम करने का मौका तुम्हें भी मिलेगा, है ना। और ये ऐसे शुभ काम जिंदगी में करते रहना, यही यही तो हमारा धन है जो हम पाते हैं। यही तो हमारा बोलो एक अच्छे कर्म है जो हम करेंगे, हम करते, ठीक है। नेक्स्ट बेटा होता है, इन स्वास्थ्य केंद्रों का मुख्य काम क्या होता है कि प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करना, टीकाकरण करना या आम बीमारियों का उपचार करना, है ना। ये पीएचसी का कुछ काम लिखाया गया है बेटा, पीएचसी के कार्य है ये, पीएचसी के बेटा कार्य है। जैसे ये वैक्सीन दे रही है इस स्टडी, और ये देखो ये भी इसको वैक्सीन पड़ाए छोटू सो को, छोटू सा बच्चा को, है ना। अब ये रोएगा, इसकी मदर भाग के 2 दिन बाद आएंगी, फिर देखो ये बहुत रो रहा है, सूजन हो गया है, फिर तुम बोलोगे अरे ये कॉमन साइड इफेक्ट है, होता है टीका के बाद, है ना। तो ये बोलोगे कैसे, पढ़ोगे तब बोलोगे ना, तो पढ़ना कहीं। चलो अब देखो क्या है, पीएचसी में रोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, स्वास्थ्य शिक्षा, दवा भी उपलब्ध होता है बेटा पीएचसी में, और आवश्यकता अनुसार आगे उन्हें रेफर भी किया जाता है। इस तरह रोग मुक्तिकरण का एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण भूमिका पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या करता है, रोग मुक्तिकरण का एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? व्यवस्थित और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं तक हर व्यक्ति तक पहुंच पाती है। अब विशिष्ट रोग मुक्तिकरण क्या होता है? विशिष्ट रोग मुक्तिकरण, विशिष्ट रोग मुक्तिकरण का मतलब है किसी विशेष बीमारी के खिलाफ टीकाकरण या रोकथाम का कार्य। मतलब विशेष रोग मतलब मान लो विशेष बीमारी के खिलाफ कोई भी एक स्पेशल बीमारी है, मान लो अभी कोई बीमारी शुरू हो गई, अब इसके खिलाफ वैक्सीन बनेगी, फिर उसका टीका लगेगा, है ना। तो एक विशेष बीमारी के खिलाफ जो टीकाकरण किया जाता है या प्रशिक्षित प्रणाली को मजबूत किया जाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है, वही विशिष्ट रोग मुक्तिकरण कहलाता है। में क्या होता है, मुख्य बिंदु क्या है, यह विशेष बीमारी को लक्षित करता है, जैसे मान लो पोलियो है, खसरा है, टीटनेस है। राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर एक विशेष योजना बनाई जाती है। अच्छा ये वाला बीमारी बहुत फैल रहा है समुदाय में, कुछ तो करना होगा, फिर जल्दी से योजना बनती है ना, ठीक है। चलो बेटा, सभी उम्र और समूहों को देखा जाता है टीकाकरण के कार्यक्रम में,
ठीक है, टीकों को शेड्यूल किया जाता है, वितरण किया जाता है, निगरानी से उसको सुनिश्चित किया जाता है। नहीं करना पड़ता, जन जागरूकता भी करना पड़ता है बेटा, लोगों को जागरूक करना पड़ता है। टीका ले लो भाई, नहीं लोगे तो तुम कमजोर पड़ोगे और फिर तुम्हारी तबियत खराब होगी और फिर हम लोग नहीं बचा पाएंगे, है ना। तो जन जागरूकता भी करनी पड़ती है, टीके के महत्व को बताना पड़ता है ना। डाटा संग्रह करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है ना। तो देखो छोटू कैसे घूम रहा है, तुम भी लगाओगे ना ऐसे ही घूरेगा। चलो, इसे या फिर इंजेक्शन लगाओगे, इंजेक्शन टीका की बात अगर नहीं भी करें, इंजेक्शन तो लगाओगे बेटा, लगाओगे ना, तो ऐसे ही घूरेगा तुम। इंजेक्शन दे रही है मेरे को, इंजेक्शन गिवन बाय मेरे सारे प्यारे एएनएम के स्टूडेंट, सब पास होके आगे डिग्री लेके, और जो ये देंगे और ये ऐसे आंख से देखो आग निकल रहा है। चलो पढ़ते हैं। तो विशेष रूप से कार्यक्रम के बारे में अभी जैसे हमने पढ़ा कि जन जागरूकता फैलाने के लिए क्या करनी पड़ती है, कार्यक्रम करना पड़ता है। कार्यक्रम करना पड़ता है का क्या मतलब है, जन जागरूकता फैलाने के लिए तुम्हें लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं, ये बीमारी क्या क्या कर सकता है ना। इसके लिए कार्यक्रम बनाई जाती है, पूरा लिस्ट बनाया जाता है कहाँ क्या किया जाए। ये जो कार्यक्रम होगा बेटा, वो राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पे भी होता है, गांव स्तर पे भी होता है, शहर स्तर पे भी होता है। तो मान लो एग्जाम्पल की अगर बेटा बात करेंगे तो पोलियो, अभी कुछ दिन पहले हम एग्जाम्पल में ओपीवी के बारे में पढ़ रहे थे, पोलियो वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो ओपीवी है बेटा, पोलियो वैक्सीन है, वो क्या करता है बेटा, क्या करता है, जल्दी से बता दो। वैक्सीन क्या करेगा, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें आप जानते हो, आपको समझाया जाता है, आप पहले से पढ़े हो, तो आप क्या करते हो, लोगों में जागरूकता फैलाते हो। हमारे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी सामने आते हैं इस जागरूकता कार्यक्रम, है ना, लोगों को बताते हैं। कोरोना वायरस के टाइम में भी बहुत से सेलिब्रिटीज आए थे, पोलियो के लिए भी आए हैं, हमारे द ग्रेट अमिताभ बच्चन सर, है ना। तो वैक्सीन के टाइम में भी सर आए थे, है? तो क्या होता है, जब आप बताओगे लोगों को इसके फायदे क्या हैं, इससे क्या होगा, अगर नहीं लोगे तो क्या होगा, तब लोग क्या करते हैं, उसके प्रति जागरूक होते हैं और वैक्सीन लेते हैं, और हमारा समुदाय स्वस्थ हो, हमारे समुदाय में स्वस्थता, आरोग्य हो, क्योंकि आरोग्यम परम धन। अब करते हैं, हाँ, किस बात पे बात करेंगे बेटा, थोड़ा सा बात करेंगे PYQs पे। पहला जो बेटा क्वेश्चन था, पहला जो PY क्वेश्चन है, और जो तुम अब आंसर राइटिंग करोगे वो किस पे करोगे, रोग मुक्तिकरण, रोग मुक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो जो बेटा सवाल है, प्रतिरक्षा प्रणाली को परिभाषित करें। अब प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में इस वाले वीडियो में बेटा नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पीछे वाले वीडियो में प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तुम आंसर कर सकते हो, आंसर करोगे।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। टीका को परिभाषित करें। टीका को परिभाषित करें। टीकाकरण को समझाएं। है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन लिखो। टीका लगाने में बरतने वाली टीका लगाने में बरतने वाली सावधानियां सावधानियों को लिखें। ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर से। और क्या पढ़ा हमने। टेस्ट को मुक्तिकरण को परिभाषित करें। तथा से होने वाली लाभ को समझाएं। क्या होगा पूरे समुदाय में क्या होगी कि किसी भी बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाएगी, है ना। तो बीमार होने कम हो जाएंगे। शहर में मॉर्टिफिकेट सारी चीजें लिखा। 6 नंबर क्वेश्चन लिखो। 6 नंबर क्वेश्चन लिखो। हाँ तो लिखना ही है। रोग मुक्तिकरण से होने वाले लाभ को बताएं। यही सब सवाल इधर उधर करके पूछेगा। ये सवाल हो गया बेटा। एक और देख लो। एक और देख लो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC से आप
क्या समझते हैं? 8वां क्वेश्चन बेटा। THC के कार्डियो का वर्णन करें। ये कुछ सवाल है जो आपको करने हैं, आप लिखोगे, दिक्कत आएगा आप कमेंट करोगे, पूछोगे और हम फिर बताएंगे बेटा, ठीक है? तब ताकि हमें पता चले आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे बस एग्जाम में बैठने से नहीं होगा, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा बेटा, जो आप करोगे, है ना? जो आप करोगे, ये सारे सवाल करो, लेक्चर करो, और फिर क्या करना है? लेक्चर करना है और फटाक से आंसर राइटिंग करनी है। कॉपी पेन लेके बैठे ही होगे हर क्लास की तरह, तो आंसर राइटिंग करनी है, और फिर जो भी आपके मन में सवाल आएगा, जहाँ पे आप रुकोगे, जहाँ आपको समझ आएगा कि अब नहीं हो रहा, इसके आगे क्या लिखूं, तो आप पूछोगे, ठीक है? तब तक के लिए तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।